हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, यदि आप डीएलएड कर रहे हैं और संस्कृत संस्कृत का पेपर आपको देना होता है, संस्कृत एक सिलेबस के रूप में होता है, या तो उर्दू या तो संस्कृत, दोनों में से कोई एक लेना होता है। यदि आप संस्कृत लिए हैं और ये आपको पेपर देना है, संस्कृत आपको कठिन लग रहा है, तो बेहद आसान भाषा में हम आपको संस्कृत समझाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ में यदि आप डीएलएड कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट या तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से, एकदम फ्री में हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका उत्तर भी हम आपको देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डीएलएड संस्कृत का है, फर्स्ट सेमेस्टर का। पढ़ेंगे हम पहले तो सभी पाठ्यक्रम को समझ लें। जो इसका पाठ्यक्रम है वह है आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी। तीसरा टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम के सभी विभक्तियां, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और वचन। धातु रूप, लट एवं लंग लकार का प्रयोग, और क्रिया रूपों में संज्ञा सर्वनाम के अनुसार प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे में जानकारी। ये है आपका पाठ्यक्रम। कुछ और है, उसको भी देखते हैं। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद सीखना है, और वंदना और नीतिपरक वाक्यों का स्पष्ट वाचन करना है। श्लोक और नीतिपरक वाक्यों का अर्थ बताना है। 1 से 20 तक की संस्कृत संख्या को जानना है। और लास्ट में जो अंतिम टॉपिक है वह है शिक्षण अधिगम विधियाँ। शिक्षण अधिगम जो विधियाँ हैं संस्कृत की, उसे सीखना है। इसी कड़ी में जो पहला हमारा टॉपिक है, यानी आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम, और फिर दूसरा जो टॉपिक है संज्ञा, लिंग तथा वचन, आज हम इसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट और आपका लाइक हमारा मोटिवेशन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे आप छात्र हैं और आप पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में आपके स्कूल में भी कुछ ऐसी सामग्री हैं जिनका संस्कृत नाम जानना आपको बेहद ज़रूरी है। जैसे कलम को हम लेखनी कहते हैं, कापी को संचिका कहते हैं, वैसे ही जो बेंच होता है उसे काष्ठासनम कहते हैं, और रोशनाई जो होता है, जो रोशनदान, उसे मसीह कहते हैं, और फाइल को संचिका कहते हैं। फाइल और कापी दोनों को हम संचिका कहते हैं। वैसे ही पेंसिल जो होता है उसे तुलिका कहते हैं संस्कृत में, और ब्लैक बोर्ड जिसे कृष्णपट्ट या फिर श्यामपट्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। रबड़ जो होता है मिटाने वाला, पेंसिल आप लिखे और जो रबड़ से मिटाते हैं उसे घर्षकः कहते हैं, और डस्टर जो होता है चौक लिखने के बाद मिटाते हैं उसे मार्जकः कहते हैं। ऐसे ही रजिस्टर को पंजिका कहते हैं, जो रजिस्टर होता है उसे क्या कहते हैं, पंजिका। ये तो हैं आपके विद्यालय से संबंधित कुछ संस्कृत में नाम जिसे हमने आपको हिंदी में बताया। अब आगे देखते हैं, कुछ नाम हैं जीव जंतु के जो आपके सिलेबस में हैं। जैसे कुत्ता को आप कहते हैं कुक्कुरः, चूहा को मूषकः या मूसिकः, ठीक है। मेढक को मंडूकः या फिर भेंकः। ऐसे ही बाघ को व्याघ्र कहते हैं, और चीता को चित्रकः कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे भालू को भल्लुकः कहते हैं, हाथी को गजः या फिर हस्ती कहते हैं। ऐसे ही हरिण को यानी हिरण को हरिण कहते हैं या फिर मृगः कहते हैं, और कौवा को काकः कहते हैं या फिर वायसः कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि काकः का संस्कृत क्या हो, कौवा का संस्कृत क्या होगा, तो वायसः भी लिखा रहता है। तो काकः या फिर वायसः, दोनों में से कोई होगा। खरगोश को शशकः कहते हैं, बंदर को वानरः कहते हैं, और कछुआ को यहीं जान लीजिए कक्षपः कहते हैं। ठीक है ना। कछुआ को कक्षपः, खरगोश को ससकः। ठीक है। आगे देखते हैं, नेवला को नकुलः कहते हैं, बकरी को अजा कहते हैं। बकरी को अजा, बकरा को अजह। ठीक है ना। ऐसे ही बैल को बलिवर्दह कहते हैं, बलिवर्दह मतलब बैल।
ठीक है। सुअर को शूकरह कहते हैं या फिर वराह कहते हैं। शेर को सिंह कहते हैं और सियार को श्रृंगाला कहते हैं। कबूतर को कपोत कहते हैं। भैंस को महिष कहते हैं। ये बात आप लिखते चलिएगा। भैंस को क्या कहते हैं? महिषः। ठीक है ना। गाय को गौ, गाय को गौ। बैल को बलिवर्दः, भैंस को महिषः, गाय को गौ। समझ आ रहा है? चलिए, ये तो आपके जीव जंतु के नाम हैं। कुछ अन्य भी हैं, आगे उनको भी देखते हैं। कोयल को कहते हैं कोकिलः या फिर पीकः। मैना को सारिका कहते हैं। गिद्ध को गृध्रः कहते हैं। ऐसे ही जो मक्खी होती है उसे मक्षिका कहते हैं। ठीक है ना। मक्खी को मक्षिका। ठीक है। और मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मधुमक्षिका। मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मधुमक्षिका। ऐसे ही चींटी को पिपीलिका कहते हैं और भंवरा को भ्रमरः कहते हैं। कछुआ को कूर्मः या फिर कच्छपः। मछली को मत्स्य या फिर मीनः। ऐसे ही तोता को शुकः कहते हैं और बगुला को बकः कहते हैं। बाज को शेनः कहते हैं और खटमल को मतकुड़ः कहते हैं। मतकुड़ः। ठीक है ना। ऐसे ही जो दीमक होता है उसे बाल्मीकः कहते हैं और जुगनू जो होता है खद्योतः कहते हैं। कीड़ा को कीटः कहते हैं और छिपकली को पल्ली कहते हैं। जो छिपकली होती है उसे पल्ली कहते हैं। एक कुछ जीव जंतु के नाम थे संस्कृत में जो आपने सीखा। ऐसे ही कुछ सब्जियों के नाम हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। अरुई को अरल्लू कहते हैं। गोभी को गुजिह्वा कहते हैं। बैगन को वृतांकः कहते हैं। पालक को पालकः। कद्दू को तुम्बी या फिर अलाबुह कहते हैं। सब्जी को व्यंजनम कहते हैं। प्याज को पलांडुह कहते हैं। वैसे ही अदरक को श्रृंगवेरह या फिर आर्द्रकम कहते हैं। ऐसे आलू को आलूकह कहते हैं। परवल को पटोलह कहते हैं। सेम को सिम्बी कहते हैं। तरोई को कोसातकी कहते हैं। साग को शाकह कहते हैं। करेला को कारवेलह कहते हैं और नीम को जंभीरम कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान रहेगा आपको। कुछ भोज्य पदार्थ के नाम हैं, उनको भी जान लीजिए संस्कृत में किसको क्या कहते हैं। रोटी को रोटिका, घी को घृतम, अचार को संधितम, जलेबी को कुंडलिनी, दाल को शूपह या फिर द्विदलम, पूड़ी को ससकुली कहते हैं। ठीक है ना। आप वीडियो रोक करके इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तेल को तैलम कहते हैं। गेहूं को गोधूमः कहते हैं। जौ को यवह कहते हैं। शक्कर को शर्करा और शहद को मधु कहते हैं। ये सब वीडियो रोकिएगा और पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ना जानना ज़रूरी है, क्या पता कहाँ से आ जाए। एक बार हम आपको एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट भी बताएंगे कि क्या क्या आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फल के नाम। फल में आम को आम्रम, ककड़ी को ककार्टिका, अनार को दाडिमम और केला को कदली फलम। जामुन को जम्बू फलम, सेब को सेवम, अमरूद को अमृत फलम, बेल को बिल्वम या फिर श्रीफलम। नारंगी को नारंगम, नारियल को नारिकेलम, शरीफा को सीताफलम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खजूर को खरजूरम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला टॉपिक था हमारा, अगले टॉपिक में था संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधे सामान्य सिंपल अर्थों में आप समझिए, संज्ञा का मतलब होता है नाम। जो आपका नाम है वही आपकी संज्ञा है। संज्ञा माने पहचान, और पहचान आपकी किससे है? आपके नाम से। तो नाम ही है संज्ञा। नाम ही क्या है? संज्ञा। जैसे मेरा नाम विवेक है तो मेरी संज्ञा क्या है? विवेक। आपका जो नाम होगा वो आपकी संज्ञा होगी। ठीक है ना। अब देखिए, संज्ञा कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो संज्ञा किसी का नाम हो, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। क्यों? वस्तु का भी तो नाम होता है। पंखा, कुर्सी, टेबल, ये भी तो नाम है। जगह का भी तो नाम होता है। पटना, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, जगह का भी तो नाम होता है। तो कितने तरह की संज्ञाएं होती हैं, कौन कौन सी संज्ञाएं? तो आपने समझ गया, आप समझ गए कि संज्ञा मतलब नाम। अब संस्कृत में संज्ञा की कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं जिसे जानना जरूरी है। कहते हैं या शब्दः व्यक्तिवाचकः
स्थानवाचकः द्रव्यवाचकः भाववाचकः वा भवन्ति ते संज्ञा शब्दाः इति उच्यन्ते। अर्थात मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की हुई? व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, द्रव्यवाचक और फिर भाववाचक। बात समझ में आ रहा है? आइए आगे हम समझते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे सीता किसी का नाम है, क्या है? व्यक्तिवाचक है। राम किसी का नाम है। वस्तुवाचक क्या है? जैसे पुस्तक, फल, ये किसी वस्तु का नाम है। स्थानवाचक क्या है? जैसे गांव, आपका जो भी गांव का नाम हो। नगर, जो शहर का नाम हो। स्थान मतलब किसी जगह का जो नाम है वह स्थानवाचक संज्ञा कहलाता है। ऐसे ही भाववाचक, आपका जो भाव है, जैसे प्रेम, क्रोध, दुख, घृणा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सब क्या है? जो शब्द किसी का नाम बताते हैं उसे हम संस्कृत में संज्ञा कहते हैं। नाम का मतलब ही होता है संज्ञा, या फिर संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। वो नाम चाहे व्यक्ति का हो, स्थान का हो, जगह का हो, वस्तु का हो, ठीक है ना? किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। ये पंखा है, कैसे आपको मालूम कि ये पंखा है? क्योंकि इसका नाम है पंखा, ये संज्ञा है इसकी। ये टेबल है, कैसे आपको पता? क्योंकि इसका नाम है टेबल, ये इसकी संज्ञा है, इसकी पहचान है। ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको समझ आ रहा हो तो लाइक करिएगा। नहीं समझ में आ रहा हो, क्या त्रुटि रह गई है इसमें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसको और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे है लिंगः कः। लिंग किसे कहते हैं? आप लिंग क्या है? आपने आपके उस संस्कृत में एक ये भी टॉपिक है, संज्ञा, लिंग और वचन। तो संस्कृत में लिंग उस भेद को कहते हैं जिससे किसी शब्द के पुरुष, स्त्री या नपुंसक होने का ज्ञान हो। पुरुष जाति का जहाँ बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का जहाँ बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक यानी जो स्त्रीलिंग ना हो, पुल्लिंग ना हो, नपुंसक है। या फिर जिसमें जीव ना हो वो नपुंसक लिंग है। जो स्त्री का बोध कराए स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, और जिसमें जीव ना हो नपुंसक लिंग। इस तरह से लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान, जिससे आप उनको पहचाने या जो चिन्ह हो। ठीक है ना? आइए, लिंग की परिभाषा संस्कृत में कहा गया है शब्दानाम भेदकरणम लिंगम इति कथ्यते। ठीक है ना? शब्दों का जो भेद पुरुष, स्त्री या नपुंसक के रूप में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है भाई? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के हैं, पहले ही मैंने आपको बताया। लिंग, अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पुल्लिंग, पुरुष जाति का जो बोध कराए, जैसे राम, अश्व, घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग का बोध करा रहा है। सूर्य, सूर्य। स्त्रीलिंग का जो बोध कराए, जैसे सीता, गंगा, भूमि, धरती, ठीक है ना, नदी, सरयू, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग फलम, पुस्तकम, जलम, ठीक है, ये सब क्या है? लेखनी, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सरल शब्दों में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अमूमन, अधिकांशतः जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगा होगा, या ऐसे इस तरह का जो बिंदु लगता है उसको विसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में जिस शब्द में विसर्ग लगा होगा वो अधिकांशतः पुल्लिंग होता है। जैसे रामः, अश्वः, बालकः, ठीक है ना? स्त्रीलिंग प्रायः शब्द आ या फिर ई से समाप्त होता है, जैसे नदी, ठीक है ना, बालिका, ठीक है, सीता, ठीक है। चलिए, गंगा, ठीक, नदी है। सीता नदी है, सॉरी, सीता नाम है, ठीक है ना। नपुंसक लिंग क्या है? जिस शब्द में मकार हलंत का जहाँ भी समाप्ति हो उसे कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे फलम, पुस्तकम, जलम, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। काष्टासनम, ठीक ना, अभी आपने पढ़ा ना पीछे, काष्टासनम मेज को कहते हैं। चलिए, शब्दानाम, अब आगे देखेंगे हम। लिखा है शब्दानाम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इति त्रिविधम भेदम वचनम इति उच्यते। यानी शब्दों के जिस भेद से एक, दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है
उसे ही हम वचन कहते हैं। और संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक का बोध हो एक वचन है, जहाँ दो का बोध हो द्विवचन है, जहाँ दो से अधिक का बोध हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 2000 हो, 5000 हो, उसको हम बहुवचन कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3, वचन 3। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी समझते चलिएगा। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी? 7 होती हैं। ये 7 गलत लिखा है, 7 यानी 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संस्कृत में कारक 6 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संस्कृत में कहा भी जाता है कि कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु करणानि षट्। तो 6 करण होते हैं, ध्यान रखिएगा। आज का क्लास यही था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे बहुत अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अपलोड कर देंगे। 1-2 दिन में कंप्लीट संस्कृत करा देंगे। आपका एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, मेरी गारंटी है। फ्री में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मन लगा के आप पढ़िए, दिल लगा के हम पढ़ाएंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।